अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मतीहा। वेलकम बैक टू ग्रामर ऑफ साइंस। और हम आज स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को, जो पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही एक लंबा चैप्टर है तो इसमें हमने आज स्टडी करना है इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने नर्वस सिस्टम और इसके रोल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कौन कौन से मेन सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स बेसिकली कहीं से भी आ सकते हैं, यानी कि सेंसिटिविटी, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर या इफेक्टर से। अच्छा, ये जो जो भी इनसाइट चल रहा है उसको स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। आज हम स्टिमुलाई को भी थोड़ा सा टच करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो है, हमने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि किस तरह से जो है वो इनपुट्स आते हैं और हम आउटपुट के तौर पर कुछ भी अपना रिएक्शन देते हैं, एक्शन एंड रिएक्शंस आर देयर। फिर उसके बाद हमने CNS एंड PNS के बारे में पढ़ा। फिर हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़े, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। एंड देन हमने स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ा। ये बेसिकली ब्रेन के साथ एसोसिएटेड पार्ट है और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा। अब हमने मेन तो ये था ना, देखिए आपको, ये एक पूरा इंसान है, इसके सेंटर में जो सिस्टम आएगा उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड है एंड ब्रेन है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विल बी द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो किनारों की तरफ जाएगा, बाजुओं, टांगों की तरफ, साइड पे पेट की तरफ जाएगा, दैट विल बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी कोनों या किनारों को बोलते हैं, ठीक है। सेंटर में जो होगा उसको हम पेरिफेरी नहीं बोल सकते, ठीक। तो हमने पेरिफेरल में पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स होंगी जो कनेक्ट करेंगी खुद को इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, यानी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के साथ, ताकि ये वहाँ से एनालिसिस ले सके, पूछ सके कि हमने इस एक्शन के रिएक्शन में क्या करना है, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है, वो एक्शन होगा, तो आपने रिएक्शन क्या करना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विल टेल यू, ठीक है। ये पूरे मैंने जस्ट इसके डिफरेंट प्लेक्सेस और इसके डिफरेंट टाइप्स को मैंने जस्ट समझेंगे एक पिक्चर में बंद किया है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, आपको इसको याद नहीं करना। जस्ट आपको कुछ जगह हैं, जैसे हमने हड्डियों के बारे में पढ़ा है, तो इंटरकोस्टल रिब्स के दरमियान वाली जो वेन्स होंगी, या सॉरी रिब्स के दरमियान वाली जो नर्व्स होंगी, उनको हम इंटरकोस्टल नर्व्स बोलेंगे। मतलब ये लोकेशन की बेसिस पर, जैसे फीमर है, टिबिया है, उसकी बेसिस पर जो है टिबियल, फीमरिस, हम इनको बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो नर्व होती है दैट इज शाटक नर्व इन द बॉडी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपके थंब की जितनी जो है वो इसकी चौड़ाई होती है। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स लिंकिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी पार्ट्स से कनेक्ट करने के लिए जो एक पूरा नर्व का नेटवर्क है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स हैं। एक क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि आपके ब्रेन के आसपास जाएंगी, ठीक है, और ये ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी। ब्रेन से ओरिजिनेट होकर ये बॉडी के हिस्सों तक जाएंगी। इनको हम अगर काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 12 पेयर्स बनते हैं, ठीक है, जो ब्रेन से निकल रही हैं, ठीक है, पूरी बॉडी तक जा रही हैं। दूसरी कुछ नर्व्स होंगी जो स्पाइन से ओरिजिनेट हो रही होंगी, और स्पाइन से जारी जारी बात है, स्पाइन की लंबाई ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा नर्व्स ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। और दे आर ऑलमोस्ट 31 पेयर्स, ठीक है। 31 पेयर्स का मतलब 12 पेयर्स का मतलब 24 होना चाहिए, ठीक है। और 31 का पेयर्स का मतलब 62 नर्व्स होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जो निकल रही हैं, ये सारी मिक्स्ड नर्व्स हैं। मिक्स्ड नर्व से मुराद ये है कि ये सेंस भी लेंगी और उसको रिप्लाई बैक भी करेंगी, ठीक है। मिक्स का मतलब यही है, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ नर्व में भी पढ़ा है। फिर हम डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम को देखें तो पहली डिवीजन, क्योंकि हमने पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर आपको पता है एक फ्लो चार्ट पढ़ा था, और उस फ्लो चार्ट में हमने ये कहा था कि डिफरेंट टाइप्स है ना। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हमने कहा सेंसरी फंक्शन है या मोटर फंक्शन है। सेंसरी फंक्शन जस्ट सेंस करेगा, मोटर फंक्शन रिप्लाई बैक करेगा। अब मोटर फंक्शन में हमने कहा था सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक है। सोमैटिक जो ऑटोमेटिकली खुद हो रहे हैं, और ऑटोनोमिक जो खुद नहीं हो रहे, बल्कि हम हमारे मसल्स, हमारी स्केलेटल मसल, हमारे बोन्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। अब इसमें जब हम खुद वॉलंटरली खुद कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, वो ऑटोनॉमिक में आता है। इसमें दो तरह के है, जब हमें कोई डर लग रहा हो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जब हम रिलैक्स होंगे, कूल एंड काम होंगे, तब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा। तो इसी से रिलेटेड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। लेट्स गोइंग बैक टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्किन या स्केलेटल मसल के साथ, और ये वो एक्शंस हैं जो वॉलंटरी इन नेचर होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी स्किन के साथ जो मसल्स हैं वो हमारे तकरीबन इख्तियार में, हम अपने पाँव को हिलाएं या ना हिलाएं, ये हमारे इख्तियार में। इसी तरह से हमारे स्केलेटल मसल जो हमारा स्केलेटन बनाते हैं, हम इसको हिलाएं या ना हिलाएं, आप एक्सरसाइज करें, आपका स्केलेटल मसल काम कर रहा है।
तो ये क्या है, ये हमारे इख्तियार में है, ठीक है। और ये वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी जो हम खुद ब खुद खुदकार तरीके से करें, खुद ब खुद करें, ठीक है, खुद ब खुद इन अ सेंस कि हम अपनी मर्जी से करें, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कनेक्ट करेगा विजिबल और वाइटल ऑर्गन के साथ, ठीक है, या ग्लैंड्स के साथ। जैसे आपके गले के अंदर थायराइड ग्लैंड है, तो आप नहीं थायराइड ग्लैंड को बताएंगे कि अभी इतना ज़्यादा रिलीज हो या अभी इतना कम रिलीज हो, ठीक है। ये बाय नेचर खुद से हार्मोन रिलीज कर रहा है जो आपका मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से आपकी ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे FSH हो गया, LH हो गया। आगे हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको सब हार्मोन्स का पता चल जाएगा। इसी तरह आपकी किडनीज है, एड्रीनल ग्लैंड रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इरिथ्रोपोइटिन वगैरह रिलीज हो रहा है। तो आपका थाइमस ग्लैंड है, आपके पाइनियल ग्लैंड्स हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, मल्टीपल ग्लैंड्स आर देयर इन योर बॉडी, और हर ग्लैंड मल्टीपल सिक्रीशन रिलीज कर रहा है। डिपेंड कर रहा है हर बंदे की बॉडी। कोई बंदा ऐसा है जिसे बीमारी होगी तो उसके हार्मोन्स क्या पता बहुत कम या बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएं। कोई बंदा होगा जो नेचुरल हार्मोन रिलीज करवा रहा है तो उसकी एज वाइज डिपेंड करेगा, छोटी एज होगी कम हार्मोन्स रिलीज होंगे, बड़ी एज होगी ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर थोड़े हार्मोन्स में कमी आ जाएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है एज पर और बहुत सारे दूसरे मल्टीपल फैक्टर्स पर, लेकिन ये है ऑटोमेटिक इन नेचर। इसको आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, इट विल रिलीज हार्मोन्स बाय इटसेल्फ। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाएगा। वॉलंटरी एक्शंस वो होंगे जो आप खुद परफॉर्म कर सकेंगे, और इन वॉलंटरी एक्शंस वो होंगे जो इनको आप परफॉर्म नहीं करते, आप इनको ऑर्डर नहीं करते, बल्कि ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी सब डिवीजन्स क्या हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो वाले पार्ट्स हैं बॉडी के जो हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन आप यानी कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, लेट मी चेक देयर। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो फाइट एंड फ्लाइट में काम कर रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कूल एंड कामनेस में काम कर रहा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट में का मतलब ये है कि जब आप झगड़ रहे होते हैं, जब आप उड़ान भर रहे हैं, यानी परिंदों के केस में ये है, आप लोग भी अगर जहाज में उड़ान भरेंगे आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा इस केस में, या जब आपको डर लग रहा है, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट, 3 जगह, ठीक है, 3F। फाइट के दौरान, फ्लाइट के दौरान या फ्राइट के दौरान ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। इस केस में आपकी आंखें नॉर्मल से थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। जैसे आपको अंधेरा फील होता है, डर महसूस होता है, आप आंखें बड़ी खोलते हैं, ऑटोमेटिकली आंखें बड़ी खुलती हैं, ऑटोमेटिकली दिल की धड़कन तेज होती है, ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, ऑटोमेटिकली शिवरिंग या पसीना आना शुरू हो जाता है। ये वो वाला सिस्टम है जो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ये मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको जब डर लगेगा तो आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। पैरासिम्पैथेटिक इसी के कूल एंड काम इफेक्ट को बोलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं हर वक्त हाइपर एक्टिव रहते हैं, हर वक्त सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। आजकल के दौर में जो यंग गर्ल्स होती हैं, यंग गर्ल्स के अंदर PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बेसिकली इसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन उस केस में सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है, उनको परेशानी ज़्यादा लगी होती है और वो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इसी सिस्टम को कूल एंड काम करता है। इसी सिस्टम को कूल यानी कि सिंपैथेटिक के बाद पैरासिम्पैथेटिक आता है। तो एक दफ़ा आपने लड़ झगड़ लिया, उसके बाद आप थोड़े से कूल हो गए, रिलैक्स हो गए, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स रिस्टोर बॉडी नॉर्मल आफ्टर स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद ये बॉडी को रिस्टोर करेंगे, नॉर्मल जो है वो एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सारा जो आपकी बुक में लिखा हुआ था, हमने इसको सारा पढ़ा है। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन जस्ट आस्क मी, आई विल रिपीट इट अगेन इन द सेकंड नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हम कह रहे हैं न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम है। अच्छा, मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए किया है सबको क्योंकि ये सारा पार्ट शायद मुझे लगा कि लास्ट टाइम मैंने इसको इतना अच्छा नहीं किया। वैसे ये चीज़ें हम लास्ट टाइम पढ़ रही थी कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक समझें कि हेड रीजन है, एक टेल रीजन है और टेल की कुछ सब टेल्स हैं, या आप चलें इजीली कह सकते हैं ये हेड रीजन है, ये नेक रीजन है और ये टेल रीजन है, ठीक है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। हेड के अंदर इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है जो उसको बताएगा कि आपने किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे आपकी बॉडी का जो बॉस है दैट इज ब्रेन, आपके सेल का जो बॉस है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताता है सेल को किसने क्या परफॉर्म करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है। मैं आपको मिसाल के तौर पे स्किन का न्यूक्लियस स्किन को बताएगा कि तुमने कवर करना है और पसीना प्रोड्यूस करना है या बीच में से हेयर्स निकालने हैं, जरासीम से बचना है। लिवर का न्यूक्लियस बताएगा कि आपने शुगर का मेटाबॉलिज्म करवाना है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाना है, डिटॉक्सिफिकेशन करनी है बॉडी की।
किडनी का सेल बताएगा कि आपने फिल्ट्रेशन करनी है, हार्ट का सेल बताएगा कि आपने पंपिंग करनी है। बिल्कुल इसी तरह से नर्व का सेल, नर्व का न्यूक्लियस इसको बता रहा है कि आपने मैसेज ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी मैटर कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अगर तो आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है आपकी स्किन के ऊपर, तो जाहिर सी बात है स्किन से मैसेज जाएगा आपके ब्रेन तक। लेकिन अगर आपको पाँव में कहीं दर्द हो रहा है तो फिर पाँव से मैसेज जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस जगह पर ये इफेक्टर्स अवेलेबल हैं, किस जगह पर ये सेंसरी नर्वस सिस्टम अवेलेबल है जो कि मैसेज कन्वे कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। और इसी तरह से फिर दिमाग से वापस रिएक्शन भी आना है। अगर आपको हाथ पे कुछ अजीब लग रहा है तो दिमाग वापस रिएक्शन भी भेजेगा, दैट विल ऑल्सो अप्लाई ऑन दीज नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, ताकि ये मैसेज वापस लेके चले। ठीक, तो हमने पढ़ा था इसका एक हेड है, हेड के साथ इसके कुछ समझे कि बाल अटैच्ड हैं जिनको हम डेंड्राइट बोल रहे हैं। तो इसकी जो बॉडी है इसको हम सोमा कहते हैं, बॉडी सोमैटिक बॉडी से निकला है। ठीक, फिर हम ये कह रहे हैं इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और साथ साइटोप्लाज्म है। ये इसकी टेल है, टेल या नेक रीजन जिसको मैंने बोला, ये एक्सोन है। ठीक है, एक्सोन के ऊपर फैट सेल्स अटैच होते हैं और फैट सेल्स मैसेज को कन्वे नहीं करते। दे आर इंसुलेटर इन नेचर, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब ये किसी भी मैसेज को कन्वे नहीं करेंगे, रोक लेंगे। तो ये जो आपको दरमियान में जो पिंक कलर नजर आ रहा है ये जस्ट मैसेज को कन्वे करेगा। दरमियान में जो फैट सेल्स हैं दे विल नॉट कैरी एनी मैसेज। एज ए रिजल्ट क्या करेगा, नर्व सेल्स यहाँ से जंपिंग मूवमेंट की फॉर्म में मैसेज कन्वे करेगा और इसको हम सॉल्टेटरी मूवमेंट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्टेटरी मूवमेंट क्या होती है? जब माइलिन शीथ अपने अंदर से मैसेज गुजरने नहीं देता, एक्ट करता है एज इंसुलेटर, तो ये जो नर्व मैसेज है ये जंपिंग फॉर्म में एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जाता है। इसको नोड्स ऑफ रेनवियर भी बोलते हैं। रेनवियर बेसिकली वाज द साइंटिस्ट जिसने इनको डिस्कवर किया था। ठीक, तो ये अच्छा, ये जो फैटी सेल है इनके अंदर शवान सेल्स हैं, लेकिन जो मैसेज कन्वे होगा वो इसी तरह जंपिंग मूवमेंट में होगा, सॉल्टेटरी एक्शन की फॉर्म में होगा ताकि मैसेज जल्दी कन्वे हो। ठीक हो गया। अच्छा, नर्व स्ट्रक्चर हमने अगेन इसको डिस्कवर किया। तो शवान सेल का मैंने आपको बता दिया, नोड्स ऑफ रेनवियर का मैंने आपको बता दिया, ये सेंटर है, ये देखो ये सेंटर है। ठीक है, तो इस तरह से जंपिंग मूवमेंट होगी जिसको हम सॉल्टेटरी एक्शन कहेंगे। और ये जो फैट सेल्स होंगे ये एक्ट करेंगे एज इंसुलेटर, इनको हम माइलिन शीथ भी बोलते हैं। शवान सेल्स के आउटर लेयर में होती है फैट सेल जिसको हम माइलिन शीथ बोल रहे हैं। अब हमने कहा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो डिपेंड कर रहा है इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर। आपने सिर्फ इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन याद करना है। तो सेंसरी क्या करेंगे, सेंस करेंगे। सेंस कहाँ से करेंगे आपको पता है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जैसे मिसाल के तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सेंसर है। अच्छा, तो सेंस कहाँ से हो रहा है किसी भी बॉडी पार्ट से? जैसे ये देखें, इसके पास रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये ग्रीन कलर के आपको शो हो रहे होंगे। ये रिसेप्टर सेल क्या करेंगे, मैसेज लेंगे। कहाँ से? ये देखें, जैसे ये स्किन के सेल्स है ना, स्किन सेल से मैसेज ले रहा है। अब ये स्किन सेल से मैसेज लेगा, एक्सोन के थ्रू आगे अगले न्यूरॉन को ट्राई करेगा। ठीक है, अगले न्यूरॉन तक जाएगा। तो यूजुअली अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी एक ही डेंड्राइट का गुच्छा होगा और एक ही एक्सोन होगा। ठीक है, इसका इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन की तरफ। तो मोटर न्यूरॉन क्योंकि जो बेसिक काम कर रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेगा और वापस देगा इफेक्टर को मैसेज। ठीक है, इफेक्टर आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। सेंसरी ऑर्गन वो चीज़ होगी जहाँ से सेंस किया जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन वो चीज़ होगी जहाँ पे हमने जाके मैसेज कन्वे करना है ताकि वो रिएक्शन परफॉर्म कर सके। मैं मिसाल दे रही हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर ये सेंस हो गया आइज़ की तरफ से। आइज़ ने बताया दिमाग को कि आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि कहीं आग लग चुकी है। तो अब मैसेज किसको कन्वे होगा वापस? आइज़ को तो नहीं कन्वे होगा ना, आइज़ तो नहीं भाग सकती, लेकिन ये मैसेज वापस आपके पाँव और टांगों को कन्वे होगा, स्केलेटल मसल्स और स्केलेटन सिस्टम को जाएगा कि वो एज इफेक्टर एक्ट करें और फिर भागना शुरू करें ताकि आपको आग ना लगे। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई इस केस में। ठीक है, इस केस में कैसी चीज़ अलग हुई? आपको सेंस करने के लिए आइज़ ने हेल्प की, लेकिन आपको भागने में आपकी टांगों ने हेल्प की, स्केलेटल मसल ने हेल्प की। ये बेसिकली स्केलेटल मसल्स के बैंड बने हुए हैं। ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये बैंड्स बने होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स, ये मसल के अंदर आते हैं। ये मसल्स हैं, ये स्केलेटल मसल नीचे बने हुए हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल का जस्ट एक पार्ट बना हुआ है। तो कुछ केस में सेंसर और इफेक्टर दोनों सेम होंगे। जैसे आपकी टिप के ऊपर छोटी सी आग लगी है या कोई पिन चुभी है, तो आप टिप को फ़ौरन से, अपनी उंगली को फ़ौरन से या अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे करोगे। तो इस केस में आपका सेंसर और इफेक्टर दोनों सेम है। लेकिन इस केस में इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो इफेक्टर्स हैं उनको कौन मैसेज प्रोवाइड करेगा, दिमाग से इफेक्टर को कौन बताएगा कि आपने भागना है, दैट इज़ मोटर न्यूरॉन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके बहुत सारे डेंड्राइट्स आपको नजर आएंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, लेकिन एक्सोन इसका एक है, बिल्कुल इस सेंसरी की तरह।
नेक्स्ट आ जाए हमारे पास इंटरन्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन क्या है, ये ज़्यादातर जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, ये मैक्सिमम इनकी कंसंट्रेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होगी, ठीक है। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में दोनों तरह के मैसेज जा रहे होते हैं, कुछ मैसेज आ रहे होते हैं, कुछ मैसेज जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के मैसेजेस के लिए आपको दोनों तरह पे मल्टीपोलर सेल्स चाहिए, ठीक है। इसके पास बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सोन्स होंगे, क्योंकि इन्हें दोनों तरह के मैसेज कन्वे करने हैं, मैसेज लेकर आएगा भी, मैसेज लेकर जाएगा भी। अच्छा, इसका बेसिक काम क्या है, ये इस वाले यानी सेंसर को मोटर से कनेक्ट करेगा। सेंसर ने क्या किया, सेंसर ने सेंस किया किसी चीज़ को, दिमाग को मैसेज कन्वे किया। अब दिमाग को किसकी मदद से मैसेज कन्वे किया, इस इंटरन्यूरॉन की मदद से। फिर मोटर ने क्या किया, दिमाग से मैसेज वापस लिया, इफेक्टर को कन्वे किया, ठीक है। तो ये जो दिमाग से मैसेज वापस इसको कौन दे रहा है, ये इंटरन्यूरॉन दे रहा है। इसका मतलब है सेंसरी के बाद भी इंटरन्यूरॉन आएगा क्योंकि दिमाग के अंदर यही मौजूद है, और मोटर से पहले भी इंटरन्यूरॉन आएगा क्योंकि दिमाग में यही मौजूद है। इससे आप डायरेक्ट क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं ये ऑल ओवर द बॉडी फैले हुए हैं, लेकिन जो इंटरन्यूरॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये अब ये पूरी एक समझें कि आपकी एक पूरा सर्कल बन गया। कैसे बना, सेंसरी ने सेंस किया किसी भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट को, स्टिमुलाई आया इस सेंसरी के अंदर, सेंसरी के इधर चला गया, ठीक है। सेंसरी ने इधर ये वाली चीज़ ना इसके इस डेंड्राइट से अटैच होगी, ठीक है। अब सेंसरी इस डेंड्राइट से अटैच हुई इंटरन्यूरॉन के डेंड्राइट से जैसे अटैच हुई, तो मैसेज किसको गया, ये किधर था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ना। तो मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को गया, उसने एनालिसिस किया, उसने बताया कि क्या करना है। अब ये क्या करेगा, अपने एक्सोन के थ्रू इस डेंड्राइट से कनेक्ट होगा। जब ये इस मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट हुआ तो इसने फिर इफेक्टर को मैसेज दिया। कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, मैं नंबर 1 नंबर 2 करके लिखती हूँ। लेट मी राइट इन हियर। कहानी स्टार्ट हुई इस रिसेप्टर सेल से जहाँ पर कोई भी स्टिमुलाई आया, कोई भी सेंस हुई चीज़, ठीक है। इसने इस डायरेक्शन में मैसेज कन्वे किया, सॉरी आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। इसने इस मैसेज कन्वे किया इस एक्सोन को और फिर इसकी टेल को, ठीक है। यहाँ से मैसेज कन्वे हुआ इस डेंड्राइट को, तो मैं नंबर 3 इधर लिख रही हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से मैसेज कन्वे हुआ इसको, जब इसने पूरा मतलब इसने डेंड्राइट मैसेज लिया तो इसने ब्रेन से पूरा कनेक्शन कर लिया। अब ये मैसेज इधर जाएगा इस नंबर 5 के पास, और नंबर 5 नंबर 6 को देगा ताकि ये हम भाग सकें टांगों से। तो हम केस स्टडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पर किसी जगह पर आग लगी हुई है, ठीक है। वैसे तो ये स्किन सेल है, लेकिन चले आप ये समझ लें आइज सेल्स है। तो आइज ने क्या किया, इसको देखा आग को, आइज ने फौरन मैसेज भेजा इस इधर से, ठीक है, इस डायरेक्शन इधर से मैसेज भेजा। इंटरन्यूरॉन को मैसेज गया, इंटरन्यूरॉन ने इस मैसेज को कैरी किया, ठीक है। याद रखें, एक न्यूरॉन का एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है, यह भी हम आगे पढ़ेंगे भी किस तरह से। यहाँ से मैसेज गया आगे, एनालाइज हुआ ब्रेन तक, क्योंकि ये चीज़ ना, ये जो सारी चीज़ें इंटरन्यूरॉन ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ही मौजूद है। यहाँ से मैसेज गया इसको, और इसके जो एक्सोन है ये इस डेंड्राइट से कनेक्टेड थे। अब यहाँ से मैसेज आया डाउनवर्ड, और इफेक्टर को पता चल गया, टांगों को पता चल गया कि उन्होंने भागना है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, कोई भी इन्वायरमेंट से हमें कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे इस पौधे को धूप लग रही है, इसका स्टिमुलाई होगा। हमें कहीं पर रोशनी लग रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, हवा तेज चल रही है, ये सारे हमारे स्टिमुलाई होंगे। तो जो भी एक्शन हमारी बॉडी की तरफ आ रहा है किसी भी सेंस फॉर्म में, चाहे हम उसको देख रहे हैं, चाहे हम उसको सूंघ रहे हैं, चाहे हम उसको चख रहे हैं, चाहे हम उसको टच करके महसूस कर रहे हैं, चाहे हम उसको सुन रहे हैं, ऑल विल बी द स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई बाहर से आ रहे हैं, तो मैंने आपको ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स बताए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई होंगे। इंटरनल स्टिमुलाई क्या है, आपने खाना नहीं खाया, आपको भूख लग रही है, आपका बीपी लो हो रहा है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है या हाई हो रहा है, और आपको पानी की कमी महसूस हो रही है, या आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है या गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ये इंटरनल स्टिमुलाई है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो पार्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी की तरफ आ रहे हैं फ्रॉम एनी इन्वायरमेंट, और इंटरनल क्या है, जो आपकी बॉडी अंदर से रिसीव कर रही है। ओके, ऑल राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट इज नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स क्या है कि जब आपका ये मैसेज कन्वे होता है तो उसके पीछे कौन से आइंस इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी नर्वस सिस्टम के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये मैसेज कन्वे होता है। इस टॉपिक को बहुत गौर से सुनना है
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं इसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन रीड करूंगी ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। तो नर्व इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बीच में आयनिक स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, आयंस इन्वॉल्व हैं, ठीक। तो ये किसकी वजह से होता है? इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से होता है। और इलेक्ट्रिकल चार्जेस कब मूव होते हैं? जब उनमें डिफरेंस आ जाए, यानी कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, तभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव कर सकेगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस वजह से मूव होती है? आयंस की वजह से। आयंस वो वाले आयंस जो कि चार्ज होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मिसाल के तौर पर अगर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं तो प्रोटीन्स के ऊपर नेट चार्ज ज़्यादातर नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह से सोडियम पोटेशियम के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये डिफरेंट आयंस इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी तक हमने नर्व इम्पल्स के बारे में ये पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मदद से ये कन्वे होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और इलेक्ट्रिकल चार्जेस में आयंस इन्वॉल्व हैं, जिनमें चार्ज एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि जो आपके नर्वस सिस्टम है उसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या था? न्यूरॉन। और न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूरॉन के बाहर एक स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा की एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। तो उसके साथ साथ ये मूव करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। दो स्टेट होंगी, या तो ये नर्व इम्पल्स मूव नहीं हो रही होगी या मूव हो रही होगी। अब नहीं मूव हो रही मतलब वो रेस्ट कर रही है, हम इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। अगर मूव कर रही है तो वो एक्शन में है, हम उसको एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो रेस्टिंग स्टेज के दौरान कुछ चेंजेस आती हैं और एक्शन के दौरान भी कुछ चेंजेस आती हैं। रेस्ट स्टेट के दौरान क्या होता है? कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही, कोई मैसेज नहीं जा रहा। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त मैसेज चलता रहे, ठीक है। जिस तरह दिल धड़कता है तो दिल कुछ टाइम के लिए रुकता है, फिर धड़कता है, कुछ रुकता है, फिर धड़कता है। तो रुकना इज रेस्टिंग पोटेंशियल और चलना इज एक्शन पोटेंशियल, ठीक हो गया। अब रेस्टिंग पोटेंशियल पर सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होगा। याद रखें, जब भी कोई मैसेज ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर, उसमें दो ही आयंस मेनली इन्वॉल्व हैं, नंबर 1 सोडियम एंड नंबर 1 पोटेशियम, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम पंप बेसिकली मेंटेन करता है चार्जेस को। अब अगर आप देखें तो सोडियम जो है इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एंड पोटेशियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में फ़र्क है। तो जो आयन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा मैं उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकती हूँ, और जो आयन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा मैं कह सकती हूँ कि दूसरे की निस्बत ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेरी बात आप लोग आई होप समझ गए होंगे। मैं एकदम फिर अपनी बात रिपीट करती हूँ। जैसे आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, सोडियम ऊपर आता है, तो सोडियम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटेशियम। मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ का वैसे इसके साथ लिंक नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो सोडियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पोटेशियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। एंड इसी तरह से पोटेशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड सोडियम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन चलें, ये एक अलग किस्सा है। वैसे दोनों के ऊपर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव अवेलेबल है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो दो जगह होती हैं मैसेज को कन्वे करने वाली, एक न्यूरॉन के अंदर का हिस्सा, एक न्यूरॉन के बाहर का हिस्सा। तो जो न्यूरॉन के अंदर का हिस्सा है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन के बाहर का हिस्सा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर जो सारी इनसाइड होगी उस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे कंपेरेटिव टू आउटसाइड, यानी बाहर थोड़े से नेगेटिव चार्जेस में कमी होगी, ठीक है। और मोर सोडियम आयंस आउटसाइड होंगे देन इनसाइड, यानी सोडियम आयन ज़्यादा बाहर होंगे। सोडियम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बाहर के जो सारी चार्जेस हैं वो नेगेटिव आ जाएंगे। तो इस डिफरेंस की वजह से रेस्ट होता है, यानी कि बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए। इसी को हम पिक्चर वाइज देख लेते हैं। मैं सिर्फ रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करी, इसी को हम पिक्चर वाइज देख लेते हैं। ये सबसे पहले को देखना। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि इन साइड जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं और बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये आप समझें न्यूरॉन है, ठीक है। एक न्यूरॉन है, एक नर्व सेल है। नर्व सेल को जस्ट मैंने इस तरह से बताया हुआ है, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप में। अदरवाइज आप इमेजिन कर सकते हैं अपने नर्व सेल की शेप को। ये जस्ट एक इनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की बात है। इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन नेगेटिव चार्जेस होंगे और आउटसाइड ऑफ द
न्यूरॉन पॉजिटिव चार्जेस होंगे और ये सारा रेस्टिंग एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन है, ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेट में है, यहाँ पर कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, ठीक। अब जब यही चीज़ एक्शन पोटेंशियल में आएगी तो स्लाइटली क्या होगा कि सोडियम इनसाइड मूव करना शुरू होंगे एंड पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सोडियम इनसाइड आएगा तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर हो गए और जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो तो इसका मतलब है कि बाकी सारे रेस्टिंग के केस में यहाँ पर एक्शन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से मैसेज कन्वे होना शुरू होगा। जैसे जैसे ये आगे आगे मूव करता जाएगा अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव और ऊपर वाली चीज़ नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी कि चार्जेस चेंज होना शुरू हो गए, चार्जेस स्विच होना शुरू हो गए, चार्जेस के चैनल्स ओपन हो चुके हैं। तो जैसे ही ये चार्जेस के चैनल ओपन हो जाएंगे उस केस में नर्व इम्पल्स यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर अवेलेबल थी, कहीं पर कुछ मूवमेंट नहीं थी, लेकिन इस केस में मूवमेंट स्टार्ट होगी बाय अपोजिंग द चार्जेस, यानी कि अब के केस में सोडियम चैनल ओपन होंगे, इनसाइड जाएंगे, पोटेशियम चैनल बाहर साइड जाएंगे। खैर इधर चार्जेस की भी बात है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल चार्जेस हैं वो आपस में ड्रिफ्ट या चेंज होना शुरू हो जाएंगे, तो ये एक्साइटमेंट आ जाएगी, यानी अब केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस थे ये सारे पॉजिटिव बाहर थे, सारे नेगेटिव अंदर थे, तो एक पोल बन गया ना, इसको हम कहते हैं पोलर स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट, तो इसलिए हम इस मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि ये पोल्स हटना शुरू हो गए, यानी बाहर से नेगेटिव चार्जेस अंदर मूव करना, पॉजिटिव चार्जेस अंदर मूव करना शुरू हो गए और अंदर से नेगेटिव चार्जेस बाहर मूव करना शुरू हो गए। तो इस पोल की डी मतलब रिमूवल, यानी कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, तो इस केस को हम डीपोलराइजेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे देखें, पहले इस स्टेज पर था, ये स्टेज पर अब मैसेज आ गया, मैसेज इस तरह आ गया। अब अगले वाली स्टेट क्या है, पोल्स हैं, अभी तक इधर मैसेज नहीं आया। ये दरमियान वाली जो ऑरेंज कलर वाली है इस जगह पे मैसेज कन्वे हो रहा है, ये डीपोलराइज स्टेट है। लेकिन पीछे देखें, पीछे वापस जब मैसेज कन्वे नहीं हो रहा दोबारा रेस्टिंग स्टेज आ रही है, तो दोबारा रेस्टिंग स्टेज में अगेन सारे नेगेटिव चार्जेस अंदर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्जेस बाहर चल जाएंगे, तो ये रीपोलराइजेशन स्टेट हो गई। री का मतलब क्या है कि दोबारा से पोल्स बनना शुरू हो गए, दोबारा से ये रेस्टिंग स्टेट में आना शुरू हो गया। तो रेस्टिंग स्टेज के अंदर सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अंदर सारे नेगेटिव बाहर सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे ही मैसेज कन्वे होगा पॉजिटिव चार्जेस अंदर आना शुरू होंगे, नेगेटिव बाहर जाना शुरू होंगे, और जिस जगह पर ये काम हो रहा होगा हम कहते हैं कि इस जगह पे डीपोलराइजेशन स्टेट है, यानी कि पोल्स जो बने हुए थे उनको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ ये मैसेज मूव होगा वहाँ डीपोलराइज स्टेट होगी। आगे देखें, सारे नेगेटिव अंदर सारे पॉजिटिव बाहर है, मतलब ये अगले वाली ये वाली जगह अभी रेस्टिंग स्टेट पर ही है, तो मैं इसको पोलराइज स्टेट ही बोलूंगी। ये देखें अब पोलराइज स्टेट छोटी रह गई है, लेकिन वापस जब ये अपनी ओरिजिनल हालत में जाएगा आफ्टर मैसेज कन्वेइंग तो इसको हम रीपोलराइज्ड बोल रहे हैं, ठीक है। ये होता कैसे है, ये इस सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है। अब ये मूवमेंट होती कैसे, हम वापस जाते हैं पिछली स्लाइड पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखें तो ये मेम्ब्रेन है, उसी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की इनर साइड है, ये नीचे वाली, और ये मेम्ब्रेन की बाहर साइड है। बाहर वाली को मैं एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोल सकती हूँ, इनर वाली को मैं इंट्रा सेलुलर भी बोल सकती हूँ। इधर दरमियान में कुछ लगे हुए हैं चैनल्स, कुछ दरमियान में दरवाजे लगे हुए हैं, मैं इनको चैनल बोल रही हूँ, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये इधर भी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो मेम्ब्रेन के दरमियान में कुछ दरवाजे हैं, ये दरवाजे क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, इसको एक सिक्का, इसको पैसे देंगे तभी ये खुलेंगे। अब यहाँ पर देखें, इधर सेल के अंदर आपको पता है एटीपी होती है, एनर्जी का मॉलिक्यूल। एटीपी जैसे ही इसके साथ अटैच होगी तभी इसका दरवाजा खुलेगा। देखिए अभी दरवाजा बंद है लेकिन ये दरवाजा खुल गया, तो जब दरवाजा खुलेगा तभी सोडियम चैनल बाहर जाएगा, समझ आई। तो दरवाजा खुला, सोडियम चैनल बाहर आया, अब केस में नीचे वाली बंद हो गया दरवाजा। एटीपी ने एनर्जी दी, देखें आपको यहाँ पर एनर्जी निकलती हुई नजर आ रही है। एटीपी ने जब एनर्जी दी तो खुद ये किस में कन्वर्ट हुआ, एटीपी, इट वाज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ने एनर्जी दी तो अब के ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसने ट्राई से डाई में कन्वर्ट हुआ। याद रखें, जब भी कोई एटम, जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी टूटा है तो एनर्जी रिलीज हुई है। एटीपी जब एडिनोसिन ट्राई से डाई में कन्वर्ट हुआ है, यानी 3 पहले थे ना मॉलिक्यूल, देखें 3 थे, 1 2 3, 3 थे, इसने एक मॉलिक्यूल को साइड पे किया तो अब 2 बन गए, ठीक है। जब ये 2 बने, इसने ये जगह कवर की, तो ये देखें यहाँ पर एक कवरिंग हो गई। जब ये 2 बने तो अब इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। अच्छा, इस केस में ये ऊपर वाला चैनल रिलीज हुआ है और सोडियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, पोटेशियम पंप ने जब अंदर आना होगा तो सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा, लेकिन अब के पोटेशियम पंप इधर आकर लगेगा, एनर्जी अगेन इस्तेमाल होगी
और एडीपी जो है वो दोबारा एटीपी में भी कन्वर्ट हो जाए, या एनर्जी जो है वो रिलीज हो, और इस केस में ये लोअर साइड खुले। अब जब लोअर साइड खुल रही है स्टूडेंट्स, तो जो बाहर से पोटेशियम पंप है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए दो काम हो रहे हैं, एक टाइम पे सोडियम अंदर से बाहर जा रहा है, एक टाइम पे पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर हमने ओवरऑल क्या पढ़ा है कि सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है। खैर ये तो दूसरा स्टेज था ना, ये वापस यानी कि इसके बाद जो रेस्टिंग स्टेट है उसकी बात हो रही है। तो यानी बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक इनकी मूवमेंट है। देखें यहाँ पर ये वाला केस है, ये इस केस को बता रहे हैं। पोटेशियम देखें इनसाइड जा रहा है और सोडियम बाहर जा रहा है, तो ये इस स्टेट को बता रहा है। सोडियम देखें बाहर जा रहा है, पोटेशियम देखें अंदर आ रहा है, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल के केस है। रेस्टिंग पोटेंशियल के केस में मेम्ब्रेन क्या करिए, रेस्टिंग पोटेंशियल के केस में पोटेशियम अंदर जा रहा है और सोडियम बाहर जा रहा है। इस केस में इनकी डिफरेंट होती रहती है। अब क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन चार्जेस को लेके, इन पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दी है। लेकिन इससे पहले हम अपनी फर्स्ट स्लाइड को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात कर रहे थे। रेस्टिंग पोटेंशियल में सोडियम बाहर जा रहा है एंड पोटेशियम अंदर आ रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या हो रहा है, सोडियम आउट ऑफ द सेल मूव कर रहा है। यहाँ पर देखें सोडियम अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है और पोटेशियम क्या कर रहा है, इनसाइड मूव कर रहा है। इस प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट केस है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल में चार्जेस खुलेंगे। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ ज़्यादा आएंगे, ये देखें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ ज़्यादा आएंगे, ये एक्शन पोटेंशियल है। अब चैनल्स अलग तरीके से बिहेव करेंगे। अब मैसेज ने कन्वे होना है, तो जो पोलर स्टेट बनी हुई थी, जो पोलराइज स्टेट बनी हुई थी, वो डीपोलर स्टेट में कन्वर्ट होगी, यानी डीपोलराइज स्टेट बनाएगी। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि पहले वाले केस में क्या था कि जो बाहर है वो सोडियम चैनल ज़्यादा थे, बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा थे और इनसाइड पोटेशियम चैनल ज़्यादा थे। ठीक है। तो अच्छा, पोटेशियम ओवरऑल नेट चार्ज तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अंदर कुछ और प्रोटीन्स भी थी जिनके नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अंदर प्रोटीन्स थी, जैसे मैंने पहले बताया प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव होता है। तो अंदर जो प्रोटीन और पोटेशियम ने मिलकर जो है वो ओवरऑल नेट चार्ज नेगेटिव दिया और बाहर सोडियम ने नेट चार्ज पॉजिटिव दिया। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। इस केस में क्या हुआ कि अब गेट ओपन हो चुके हैं। अब ये जो गेट ओपन होते हैं ना, इसी तरह के दोबारा गेट ओपन हो गए। ये तो रेस्टिंग स्टेट की कहानी थी ना, इसी तरह एक्शन स्टेट में भी गेट्स ओपन होंगे। जब यहाँ पर गेट्स ओपन होंगे तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये देखें सोडियम इधर से अंदर की तरफ आ रहा है और पोटेशियम क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अब के बाहर नेगेटिव चार्ज नेट आना शुरू हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अंदर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैसेज आगे की तरफ मूव करेगा और डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो खैर कुछ पोटेशियम आयंस अंदर भी रह जाते हैं, सारे के सारे बाहर मूव नहीं करते। कुछ पोटेशियम आयंस अंदर भी रह जाते हैं, तो नेट चार्ज जो है वो बाहर पॉजिटिव और अंदर बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस केस में मूव हुआ और मूव करने के बाद इसने ख़त्म कर दिया ना, मैसेज अब कन्वे हो चुका है, आगे चला गया। तो वापस जो स्टेट मेंटेन होगी वो ये रेस्टिंग स्टेट मेंटेन होगी। तो रेस्टिंग स्टेट वापस आने के केस में हम इसको कहेंगे ये अगेन पोलराइज हो चुका है। अगेन का मतलब है री मतलब दोबारा, तो रीपोलराइज स्टेट अगेन मेंटेन हो जाएगी। तब तक ये मेंटेन रहेगी जब तक अगला मैसेज कन्वे नहीं होता। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये नर्व इम्पल्स की समझ आई हो। लेट अस स्टार्ट विद द साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या है, अब जैसे हमने 3 तरह के न्यूरॉन्स पढ़े थे ना, हमने यहाँ पर कहा था कि पहले न्यूरॉन का हेड रीजन मैसेज कन्वे करेगा टेल को, और इस पहले न्यूरॉन का टेल अगले के हेड के साथ अटैच होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक न्यूरॉन की टेल और एक न्यूरॉन का हेड आपस में अटैच होता है तो उनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आती है, उस स्पेस को हम साइनैप्स बोलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखें, एक न्यूरॉन की टेल और अगले न्यूरॉन का हेड आपस में अटैच है और इसके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस है, ये आपको सर्कल के अंदर नजर आ रही है। इस स्पेस को हम साइनैप्स बोलते हैं। साइन, सिनक्रनाइज या सिन का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठे, साथ। ठीक है। तो अच्छा, हेप्टेन, सिन हेप्टेन बेसिकली इसको बोलते हैं या साइनैप्स बोलते हैं। तो कोलैप्स कहते हैं इकट्ठा होने को। डेफिनेशन क्या है, ये जंक्शन है, ये वो जगह है जहाँ पर एक का हेड और दूसरे की टेल अटैच होगी। ठीक है। और ये एक क्लेफ्ट बनाएगी, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, कभी भी ये आपस में अटैच नहीं होंगे, दरमियान में एक स्पेस होगी, एक जंक्शन होगा, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है। अब इससे ट्रांसमिशन होती है, एक मैसेज कन्वे होता है दूसरे न्यूरॉन के अंदर, दूसरे नर्व सेल के अंदर। ठीक है। तो पिछले वाले को मैं प्री बोल सकती हूँ, अगले वाले को पोस्ट बोल सकती हूँ। तो सिनैप्स से पिछले वाला जहाँ से मैसेज आ रहा है वो प्री साइनेप्टिक फाइबर होगा, और स्नैप से अगले वाला जहाँ मैसेज जा रहा है वो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर होगा। प्री का मतलब पहले वाला, पोस्ट का मतलब बाद वाला।
साइनेप्सिस का मतलब साइनेप्सिस और फाइबर, क्योंकि ये फाइबर का मिलकर बना है। तो प्री साइनेप्टिक फाइबर पिछले वाले न्यूरॉन का हिस्सा है और पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर अगले वाले न्यूरॉन का हिस्सा है, और ये दरमियान में एक जंक्शन क्रिएट करेगा, एक साइनेप्स क्रिएट करेगा, ताकि मैसेज कन्वे हो सके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान। अब हम देखते हैं, अगर ये दरमियान में कोई और चीज़ नहीं है, अगर ये दरमियान में ये अटैच नहीं है, तो मैसेज कन्वे कैसे हो रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैसेज कुछ केमिकल्स की मदद से दे, देखें दरमियान में स्पेस है, ये पिछले न्यूरॉन का पार्ट है, ये अगले न्यूरॉन का पार्ट है, तो दरमियान में एक स्पेस है। तो मैसेज कन्वे किसकी मदद से हो रहा है? मैसेज कन्वे हो रहा है ट्रांसमीटर्स की मदद से, क्योंकि ये नर्व सेल का पार्ट है, क्योंकि ये न्यूरॉन का पार्ट है, तो मैं इनको न्यूरो ट्रांसमीटर कहूँगी। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्ट नहीं आएगा, वो यहाँ पे कुछ केमिकल्स बनाएगा। वो केमिकल्स क्या करेंगे, इधर आके पास इस साइनेप्स के पास आकर फट जाएंगे। वो केमिकल जैसे ही यहाँ पर रिलीज होंगे तो अगला जो रिसेप्टर है वो उनको रिसीव करेगा और मैसेज आगे कन्वे करेगा। तो पिछले वाला हो गया प्री साइनेप्टिक, अगले वाला होगा पोस्ट साइनेप्टिक, और इन दोनों के दरमियान में कैल्शियम आयन के चैनल बनते हैं, जिसकी मदद से, जिन चैनल्स की मदद से ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, समझे कि कैल्शियम आयंस के चैनल्स हैं, कैल्शियम आयंस के दरवाजे हैं। पिछले वाला एक्सोन था, अगले वाला डेंड्राइड है। एक्सोन क्या करेगा, इन केमिकल्स की मदद से मैसेज रिलीज करेगा और डेंड्राइड इसको पिक कर लेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो ट्रांसमिट करवाते हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेजेस को। और न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो मतलब न्यूरॉन और ट्रांसमीटर मतलब मैसेज कन्वे करने वाला पार्ट। तो बेसिकली ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो सिग्नल कन्वे करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एक्सोन टू अदर पार्ट ऑफ डेंड्राइड। लोकेशन कहाँ पर है? ये बेसिकली टर्मिनल पर मौजूद होते हैं, कोनों किनारों पर मौजूद होते हैं, किसके? न्यूरॉन के। और इसके अंदर सैक के अंदर मौजूद होते हैं, सैक के बाहर ये मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि अगर सैक के बाहर मौजूद होंगे जल्दी से कैल्शियम के साथ मिल जाएंगे और आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब ये इसका रिलीज मैकेनिज्म क्या है? नर्व इम्पल्स रीचेज एक्सोन टर्मिनल। ये नर्व इम्पल्स जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से इन केमिकल की तरफ आती है, केमिकल क्या करते हैं, ये अपने आप को फ्यूज करवा देते हैं या तो इस मेम्ब्रेन के साथ, या फिर ये किसी चैनल के पास चले जाएंगे, किसी दरवाजे के पास चलेंगे, दोनों सूरतें। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन है। अब अगर ये खुद फटेंगे तो इस तरह से केमिकल इकट्ठे रिलीज होंगे और आगे रिसेप्टर रिसीव करेगा, लेकिन अगर ये कैल्शियम चैनल से जाएंगे तो कैल्शियम चैनल भी इसी तरह इनको रिलीज करेगा और आगे कन्वे कर दवा देगा। तो यहाँ पर जो गैप है, इस गैप को हम क्लेफ्ट बोलते हैं, इसके अंदर फ्लूइड होता है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या फ्लूइड फिल्ड गैप है, जिसके अंदर ये मैसेज या ये केमिकल्स रिलीज होंगे। अब ये अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे, अगले डेंड्राइट तक पहुंचा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल है, एक जगह से मैसेज निकल रहा है, दूसरी जगह मैसेज आ रहा है। जितना ये सिंपल है उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये केमिकल्स जो है वो टाइम टू टाइम रिलीज हो रहे हैं, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डेंसिटी के साथ रिलीज हो रहे हैं, और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहते हैं कि ये बाइंडिंग रिसेप्टर क्या है? ये बाइंड कर रहा है ना, इस केमिकल के साथ ये बाइंड कर रहा है। तो हम कहते हैं कि हर न्यूरोट्रांसमीटर का एक रिसेप्टर है। हर न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट टाइप्स के होंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप फाइट का कोई और न्यूरोट्रांसमीटर होगा, फ्लाइट का कोई और न्यूरोट्रांसमीटर होगा, हमारे मूड का, हमारी भूख का, हमारी नींद का, हमारे उठने बैठने का, हमारे जागने का, हमारे चलने फिरने का, हमारी डीलिंग का, हर तरह का न्यूरॉन अवेलेबल है। ठीक है, हर तरह की केमिकल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो जिस तरह का मैसेज होगा उसी तरह के केमिकल रिलीज होंगे। ठीक है, तो हर न्यूरोट्रांसमीटर किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। रिसेप्टर अगले न्यूरॉन के ऊपर होंगे जो इस मैसेज को रिसीव करेंगे। रिसेप्टर आपकी स्किन के ऊपर भी अवेलेबल थे, जिसने सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब किया। रिसेप्टर आपकी आंख में भी अवेलेबल हैं, जिसने किसी चीज़ को देखा तो आपने इसको कैच किया, तो कैचर्स रिसेप्टर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब ये जैसे ही रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे तो आगे वैसा ही रिस्पॉन्स आगे कराएंगे, चाहे मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएं, चाहे आपको भगाएं, चाहे दौड़ाएं, चाहे आपको नींद कर दें, कुछ भी कर दें। ठीक है, इसी तरह से ये मैसेज किसी ग्लैंड के पास भी जा सकता है और ग्लैंड इसकी वजह से हार्मोन भी रिलीज कर सकता है। तो बेसिकली जो भी मैसेज आ रहा है ये आगे कन्वे होगा और इफेक्टर को देगा और इफेक्टर उसको रिलीज करवाएगा। तो सेंसरी ऑर्गन इस मैसेज को लेकर आ रहे हैं और इफेक्टर इसको हेल्प करा रहे हैं। अब देखें इफेक्टर क्या है। इफेक्टर आपका कोई ग्लैंड हो सकता है जिसने हार्मोन रिलीज करना है। इफेक्टर आपकी टांगें हो सकती हैं जिन्होंने आग से दूर भागना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए न्यूरोट्रांसमीटर की, जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आ गया। एपिनेफ्रिन, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने दो तरह के सिस्टम पढ़े, एक हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में हमने क्या पढ़ा? सिंपैथेटिक में हमने पढ़ा ना कि कुछ ऐसी आपकी बॉडी के साथ सिचुएशन होगी जिसमें आप डर रहे होंगे, आप लड़ाई झगड़ा कहीं से हुआ होगा, तो वो एपिनेफ्रिन सिस्टम एक्टिवेट करेगा।
एपिनेफ्रिन वो हार्मोन्स हैं, वो तब रिलीज होंगे जब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होंगे, जब आप गुस्से के मोड में होंगे, ठीक है, जब आपको सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा। लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, ये तब एक्टिवेट होगा जब हम कूल एंड काम होंगे, आपकी स्ट्रेस रिलीज हो चुकी होगी। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स पे रिलीज होंगे। अब जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन इनहिबिट करता है न्यूरोट्रांसमीटर को। ग्लाइसिन अगर आ गया इसका मतलब है यहाँ पर कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी। सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन आपके मूड के बारे में बताता है, आपकी स्लीप के बारे में बताता है, आपकी एपेटाइट रेगुलेशन करवाता है। तो हर हार्मोन का अपना काम है जो यहाँ पर केमिकल्स की फॉर्म में आएगा और आगे जाके कन्वे करेगा मैसेज, ठीक है। तो पीछे से मैसेज किस फॉर्म में आ रहा था स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। आगे से मैसेज किस में गया? साइनैप्स में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं जा सकते क्योंकि ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ मूव करेगी? यहाँ पर मूव करेंगे ये केमिकल्स जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन वो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हैं जब भी आपको एनवायरनमेंट से कुछ अचानक मिले, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन बनता कैसे है? जैसे मिसाल के तौर पर आप दो तरह के एक्शंस परफॉर्म करें। एक वो एक्शन जो आप खुद ब खुद परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दिमाग के लिए, आप सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड ही जल्दी से वापस बता देगी जी इसका क्या करना है, ठीक है। आप फौरन से वो एक्शन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके पीछे इन्वॉल्व है वॉलंटरी या इनवॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शन में क्या होता है? आप खुद से कुछ चल रहे हैं, खुद से खा पी रहे हैं, खुद से दौड़ रहे हैं, दैट इज़ वॉलंटरी एक्शन। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? आपकी दिल की धड़कन खुद बहुत चल रही है, आपके मैदे के अंदर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं, आपके रिफ्लेक्स एक्शन इवन इनवॉलंटरी एक्शन है। आपको किसी जगह पर गर्म लगी, आप एकदम हाथ पीछे उठाओगे, आप सोचोगे नहीं, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन। ये वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी का मतलब है आपकी मदद से ये नहीं हुआ, या आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली आपको बचाया है उस आग से, ठीक हो गया। अच्छा, इनवॉलंटरी एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क अवेलेबल है, रिफ्लेक्स एक्शन अवेलेबल है। रिफ्लेक्स एक्शन वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जब आपको एकदम से कोई जर्ग या एकदम से कोई इफेक्टर आए, बॉडी के पास कोई रिस्पॉन्स आए, कहीं पर आपको कोई पिन चुभे तो आप एकदम हाथ अपना पीछे करेंगे, वो आपके अपने इख्तियार में नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्स एक्शन है, यहाँ पर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट आया है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले आपको कहीं पर हॉट ऑब्जेक्ट आया, हीट स्टिमुलाई आया, ठीक है। हीट स्टिमुलाई ने आपकी स्किन के साथ लगा, ठीक है। जैसे ही स्किन के साथ लगा तो यहाँ पर जो भी नर्व इम्पल्स होगी वो मैसेज कन्वे करेगी, यहाँ से ये देखें रेड कलर की मैसेज कन्वे कर रही है, ठीक है। ये मैसेज कन्वे किस तक करेगी? स्पाइनल कॉर्ड तक। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड के ये ग्रे मैटर में आ गई है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? इसको देखिए इतना छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें एनालाइज करेगा, ठीक है। जैसे अच्छा ये अब ये जो गई है इसको हमने क्या बोलना है? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व, ठीक है। ये सेंसरी नर्व जाइए इंटर न्यूरॉन के पास, तो इंटर न्यूरॉन क्या करेगी? इफेक्टर से इसको ब्लू कलर से वापस भेजेगी, सॉरी ये मोटर न्यूरॉन से वापस भेजेगी। तो मोटर न्यूरॉन इधर से वापस आ गए। अब मोटर न्यूरॉन ने किसको मैसेज कन्वे किया? इस मसल को मैसेज कन्वे किया। तो मसल ने क्या किया? हाथ पीछे खींच लिया। यही चीज़ हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया। अगर आप पीछे जाएं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पर, ये देखें यहाँ पर किसको दर्द हुआ है? नंबर ऑफ स्टेज 1 पे किसको पेन हुआ है? स्किन को, क्योंकि आग लगी है उसको। फिर यहाँ से मैसेज सेंसरी ने किसको कन्वे किया था? इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन ने क्या किया? छोटे से पार्ट में इसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद इसने किसको दिया? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ने वापस स्केलेटल मसल को कहा कि हाथ पीछे खींच लिया। तो यही चीज़ हम इस केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जा रही है पिंक कलर वाली, जो भी जा रही है, या रेड कलर वाली, ये जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड ही इसको मैसेज वापस भेज देगा। ब्रेन तक अगर ये जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है, आपका हाथ जल सकता है। इसलिए नेचर ने स्पाइनल कॉर्ड को भी सोचने समझने की सलाह दी है। वो क्या करेगा? वो इसको एनालाइज करेगा। देखें ग्रीन कलर का छोटा सा पार्ट है जहाँ पे इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन इसको एनालिसिस करवाएगा इस स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे मैटर से। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर से जब ये इसका एनालिसिस हो गया तो वापस भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस इसको। तो ये आप समझें कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो जल्दी से परफॉर्म होता है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, दैट इज इनवॉलंटरी इन नेचर। इसकी एग्जांपल क्या है? विथड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके सीक्वेंस की तरफ। तो सीक्वेंस हमने 1 बाय 1 इसका पढ़ लिया। अब हम इसके रिफ्लेक्स आर की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली हमें जो हॉट ऑब्जेक्ट लगा है वो इस सेंसरी नर्व से गया है इस स्पाइनल कॉर्ड तक। यहाँ पर इसकी देखिए छोटी सी ग्रीन कलर में इंटीग्रेशन हुई है और फौरन से वो वापस आया है। तो ये आपको एक एंगल नजर आ रहा है या एक आर्क नजर आ रही है। जिस तरह आप मैथ में पढ़ते हैं ना आर्क, आप एक एंगल ड्रॉ करते हैं, आर्क बनते हैं, इसलिए हम इसको
रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये बेसिकली इस तरह से कन्वे होता है कि ये रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। और रिफ्लेक्स आर्क में जो चीज़ इन्वॉल्व है, नंबर 1 ये ऑर्गन इन्वॉल्व है, सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व है, फिर ये इंटर न्यूरॉन आ गया, इंटर न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन आ गया और इफेक्टर। ठीक है, तो ये 5 जगह हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये ऑर्गन जिसने ये सेंस किया, ये सेंसरी न्यूरॉन जिसने इसको कन्वे किया, इंटर न्यूरॉन जिसने इसका एनालिसिस करवाया, मोटर न्यूरॉन जिसने वापस इफेक्टर तक मैसेज पहुंचाया तो हाथ छूट गया। इस केस में जो सेंसर था और जो इफेक्टर था वो दोनों सेम थे, हाथ को ही गर्म लगा और हाथ ही पीछे हटा है। लेकिन पिछले वाले केस में जो सेंसर था वो उंगली थी, लेकिन आया स्केलेटल मसल को पैगाम तब उसने हाथ पीछे खींचा। ठीक हो गया, ये रिफ्लेक्स आर्क बन गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा नर्वस सिस्टम ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम को इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ समझ ना आया, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।